अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अभी मैं एक रेसिडेंट हूँ, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये हमने पढ़ लिया है स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेसिडेंस में। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और मेरी प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, और उसमें से मुझे इनकम आ रहा है, तो भले ही वो इंडिया में आए या ना आए, मुझे ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, क्योंकि मैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूँ। अब दूसरे कैटेगरी, इन केस ऑफ अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, अगर मैं प्रॉपर्टी उसमें बाहर सिचुएटेड है, मुझे इनकम आ रहा है, इंडिया में आ रहा है वो इनकम, तो मेरे को टैक्स होगा। अगर वो इंडिया में नहीं आ रहा है, बाहर ही है इनकम, तो मुझे टैक्स नहीं होगा। इन केस ऑफ अ रेसिडेंट इन इंडिया, income from property situated outside India is taxable whether such income is brought into India or not. In case of a non-resident or resident but not ordinary resident in India, income from a property situated outside India is taxable only if it is received in India. ठीक है, अभी नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23। अब एनुअल वैल्यू चार्जिबिलिटी सेक्शन 22 में हमें बता दिया था कि इस चैप्टर का मेन है एनुअल वैल्यू, जो सेक्शन 23 में डिफाइन किया। अब हम सेक्शन 23 में आ गए, तो एनुअल वैल्यू कंप्यूट करने के लिए हमें एक्सपेक्टेड रेंट पहले कंप्यूट करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड रेंट, तो एक्सपेक्टेड रेंट के लिए हमें क्या चाहिए? फेयर वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट। अब फेयर वैल्यू क्या होता है? फेयर रेंट मतलब, फेयर रेंट मीन्स रेंट विच सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी। फेयर मतलब उस प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी का सेम लोकेलिटी में क्या भाव चल रहा है, मतलब रेंटिंग का क्या चल रहा है। म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू इज द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटीज फॉर लेविंग म्युनिसिपल टैक्सेस ऑन हाउस प्रॉपर्टी। म्युनिसिपल वैल्यू, लोकल अथॉरिटी सब एरिया का रेंट फिक्स करते हैं, मतलब उनको पता होता है इस एरिया में कितना रेंट होना चाहिए, वो फिक्स करते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स लेना पड़ता है, वो रेंट भी लेंगे हम। और स्टैंडर्ड रेंट, ये स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट में है, उस रेंट को हम लोग लेंगे। तो अभी क्या करना है एक्सपेक्टेड रेंट के लिए? तो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन यानी म्युनिसिपल रेंट, दोनों को कंपेयर करेंगे। जो भी मैक्स रहेगा, जो भी हायर रहेगा, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। तो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, यानी अगर फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट अगर मैं 100 रुपये है और म्युनिसिपल वैल्यू 120 रुपये है, तो दोनों में से जो हायर है मैं उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करूंगा। अभी हायर क्या हुआ? 120, और स्टैंडर्ड रेंट अगर 100 रुपया है तो 120 और 100 रुपया, जो भी लोअर रहेगा वो मैं उसको लूँगा, यानी 100 रुपया में एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। अगर मेरा स्टैंडर्ड रेंट 150 रुपया है, फेयर वैल्यू 100 था, म्युनिसिपल वैल्यू 120 था, जो भी हायर है 120, उसको कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड रेंट के साथ। स्टैंडर्ड रेंट 150 है, तो मैं मैक्सिमम जो भी दोनों में से लोअर होगा, इन दोनों का हाई और इसका, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, ठीक है, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड रेंट, और स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करने के बाद दोनों में से कौन सा लोअर है वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। एनुअल वैल्यू को ढूंढने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक्सपेक्टेड रेंट आ गया और एक्चुअल रेंट को कंपेयर कर, एक्सपेक्टेड रेंट से एक्चुअल रेंट को कंपेयर करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा हमारा रेंट एनुअल वैल्यू आ जाएगा, उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहेंगे। अभी पहला सिचुएशन लेते हैं, वेयर द प्रॉपर्टीज लेट आउट, लेट आउट यानी रेंट पे दिया है, वेयर द प्रॉपर्टीज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल भर वो प्रॉपर्टी को भाड़े पे दिया था। देन द जीएवी यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू वुड बी द हायर ऑफ, वुड बी द हायर मतलब इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। अभी एक्सपेक्टेड रेंट का हम लोग कैलकुलेशन सीख लिया था। एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। If the property is let out throughout the previous year, then the GAV would be the higher of expected rent और actual rent receivable during the year। अभी एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। जयश्री ओन 5 हाउसेस इन चेन्नई, ऑल ऑफ विच आर लेट आउट, मतलब जयश्री के पास 5 घर है जो उसने लेट आउट किया है चेन्नई में। कंप्यूट द GAV ऑफ ईच हाउस फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन बिलो। अब ये पहला सिचुएशन है जहाँ पे प्रॉपर्टी पूरे साल लेट आउट है और जीवी निकालना हमें। जीवी क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर विच एवर इज हायर। और एक्सपेक्टेड रेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फेयर वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से कंपेयर करेंगे, जो भी हायर होगा इन दोनों में से वो हमारा जीएवी आ जाएगा। तो यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल दिया है, तो हम इसको कंपेयर करके जीएवी निकालेंगे।
तो हाउस वन की तरफ जाते हैं। तो फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर है हाउस वन में 90,000 80,000 विच एवर है 90,000 हायर है, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। तो दोनों में से कौन सा लोअर होगा वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो मतलब हम लोग का 90,000 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट ज़ीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर भाड़े पे दिया कुछ तो इनकम आएगा। इसीलिए अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, नॉट एप्लीकेबल दिया है, तो दूसरा जो फिगर रहेगा वही आ जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पे 90,000 है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल डूइंग द ईयर, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल डूइंग द ईयर को कंपेयर करेंगे, जो भी हायर आया उसको जीएवी मान लेंगे। यहाँ पे 90,000 और 72,000 विच एवर आया 90,000 हायर है, उसको जीएवी मान लिया। अब हाउस टू फेयर रेंट है 60,000, म्यूनिसिपल वैल्यू 55,000, विच एवरेज है 60,000, स्टैंडर्ड रेंट 75,000 है, इन दोनों में से लोअर है 60,000, वो एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। फिर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल डूइंग द ईयर 72,000 है, अब इन दोनों में से कोई भी हायर है वो 72,000, तो जीएवी 72,000। सेम वही थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस में। यहाँ पे फेयर रेंट 65 म्यूनिसिपल वैल्यू जो हायर है 65 हो गया, स्टैंडर्ड रेंट कितना 58,000, तो यहाँ पे दोनों में से लोअर क्या है 58,000 एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। एक्चुअल रेंट कितना है 60,000, तो मैक्सिमम कितना जीएवी 60,000 विच एवर हायर। हाउस फोर में भी जहाँ पे फेयर रेंट 25 म्यूनिसिपल वैल्यू 24, तो हायर हो गया 25,000। स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट नहीं लिखा है, नॉट एप्लीकेबल दिया है, तो हम लोग 25,000 ले लेंगे। एक्चुअल रेंट कितना है 30,000, तो जो भी हायर है 30,000 वो जीएवी हो गया। सेम फिफ्थ हाउस में यहाँ पे फेयर रेंट 75,000, म्यूनिसिपल वैल्यू 80,000, जो भी हायर है 80,000, स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे 78,000 है, तो जो भी लोअर इन दोनों में से 78,000 एक्सपेक्टेड रेंट बन गया। एक्चुअल रेंट कितना 72,000, इन दोनों में से जो भी हायर है जीएवी बन जाएगा 78,000, तो जीएवी हमारा 78,000 हो गया। अब दूसरा सिचुएशन आता है जहाँ पर हमारी लेट आउट प्रॉपर्टी वैकेंट है पार्ट ऑफ द ईयर के लिए, मतलब मैंने पूरे साल भर के लिए तो दिया है उसको लेट आउट के लिए, लेकिन थोड़े टाइम के लिए मैं वैकेंट रहा है। तो वेयर द लेट आउट प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर एंड ओइंग टू वैकेंसी, मेरा प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द ईयर के लिए वैकेंट था और उस वैकेंसी की वजह से मेरा जो एक्चुअल रेंट जो मेरे पास आने वाला था वो कम हो गया एक्सपेक्टेड रेंट से, तो मेरा जीएवी क्या होगा एक्चुअल रेंट, तो देन द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल विल बी द जीएवी ऑफ द प्रॉपर्टी। समझे, मेरा प्रॉपर्टी पूरे साल भर के लिए लेट आउट है, लेकिन तो कुछ महीनों के लिए पार्ट ऑफ द ईयर के लिए वो वैकेंट रह गए हैं, तो इसलिए मैं एक्चुअल रेंट जो मुझे मिलने वाला था वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ गया है, तो मेरा जीवी होगा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल डूइंग द ईयर। अभी नेक्स्ट केस है इन केस ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अभी सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब मैं खुद रह रहा हूँ या मैं अपने फैमिली के साथ रह रहा हूँ। अनऑक्यूपाइड मतलब उस प्रॉपर्टी में कोई नहीं रहा, ना तो लेट आउट के लिए दिया हूँ, ना तो मैं खुद रह रहा हूँ, या तो फैमिली वाले रह रहे हैं। तो वेयर द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेसिडेंस और अनऑक्यूपाइड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, इट्स एनुअल वैल्यू विल बी नील प्रोवाइडेड नो अदर बेनिफिट डिराइव्ड बाय द ओनर फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। अगर मैं प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड खुद के रहने के लिए या अनऑक्यूपाइड रखता हूँ थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं है प्रीवियस ईयर में कि मैं प्रॉपर्टी को यूज़ किया हूँ, तो उसका एनुअल वैल्यू नील होगा। एनुअल वैल्यू जिसको कंपेयर करने के लिए हम एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेशन करते थे, फिर एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट रिसीवेबल थ्रू आउट द ईयर को कंपेयर करके करते थे, फिर जीएवी मिलता था। इसका सीधा जीएवी नील हो जाएगा क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या अनऑक्यूपाइड है थ्रू आउट द ईयर, तो उसका एनुअल वैल्यू नील हो जाएगा। प्रोवाइडेड नो अदर बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ऐसा नहीं है कि आप उस प्रॉपर्टी को दूसरे पर्पज़ के लिए सर्व कर रहे हो, जब दूसरा पर्पज़ जैसे कि आप उसको लॉज बना दिए हो या फिर पार्टी हॉल की तरह दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका अलग टैक्सेशन आ जाएगा। ठीक है, द बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू इज अवेलेबल ओनली अप टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, आइदर फॉर 1 हाउस प्रॉपर्टी और 2 हाउस प्रॉपर्टी ओन बाय द एसएससी। और ये नील वैल्यू वाला फैसिलिटी कितने प्रॉपर्टी तक अवेलेबल कर सकते हैं? 2 प्रॉपर्टी, या तो दोनों प्रॉपर्टी में आप रह लो, या तो दोनों प्रॉपर्टी खाली रखो, या एक प्रॉपर्टी में रह लो एक प्रॉपर्टी खाली रखो, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी के लिए एनुअल वैल्यू नील रहेगा। अभी 2 से ज़्यादा होता है प्रॉपर्टी तो उसका क्या होता है, उसका आगे सिचुएशन है। वेयर द एसएससी ओन्स मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टीज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, then the income from any such 2 property at the option of SSC shall be computed under self-occupied property category and the annual value will be nil। अगर SSC यानी जिस पर टैक्स लगने वाला वही SSC होता है, अगर SSC के पास 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो वो अपने ऑप्शन पे कोई भी 2 प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू नील रख सकता है। एनुअल वैल्यू नील हो गया
तो टैक्स ही नहीं लगेगा, क्योंकि एनुअल वैल्यू नील है तो उस पर टैक्स आगे नहीं लगेगा। ये कैलकुलेशन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे। तो समझे, मैं 2 प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू नील रख सकता हूँ। तो कोई भी 4 प्रॉपर्टी, मतलब मेरे पास कोई भी 2 से ज़्यादा है, 3 प्रॉपर्टी है, तो मैं पहले और तीसरे प्रॉपर्टी को एनुअल वैल्यू नील रखता हूँ, या दूसरे या तीसरे प्रॉपर्टी को एनुअल वैल्यू नील रखता हूँ। ये साल भर साल बदलते रह सकता हूँ। पहला प्रॉपर्टी तीसरा प्रॉपर्टी को नील रखूंगा, फिर अगले साल मैं दूसरा प्रॉपर्टी तीसरे प्रॉपर्टी को नील रखूंगा, मेरी मर्जी है। ये एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी है। फिर जो बच गया है, जो 2 से ज़्यादा है, शाल बी डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। डीम टू बी लेट आउट मतलब वो भले ही अपने भाड़े पे नहीं दिया है, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि उसको भाड़े पे दिया है और उससे रेंट डिराइव हो रहा है, और उसके ऊपर नोशनल इनकम पर टैक्स लगेगा। नोशनल इनकम मतलब अज्यूम किया है कि आपको इनकम मिल रहा है और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स असली में देना पड़ेगा, उसमें नोशनल नहीं है टैक्स। ठीक है। द ऑप्शन कैन बी चेंज ईयर आफ्टर ईयर इन ए मैनर बेनिफिशियल टू द एसएससी। और आप कोई भी 2 प्रॉपर्टी को, जैसे मैंने बताया कि 2 प्रॉपर्टी को कभी भी आप चेंज कर सकते हो, मतलब कोई भी 2 प्रॉपर्टी को एनुअल वैल्यू नहीं ले सकते हो साल भर साल। जो अभी डीम टू बी लेट आउट हुआ है तो उसका जीएवी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर टैक्स देना ही है। तो उसमें तो एक्चुअल रेंट तो होगा ही, क्योंकि आप उसको सेल्फ ऑक्यूपेशन या अनऑक्यूपाइड रखें। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है 2 से ज़्यादा अनऑक्यूपाइड नहीं रहेगा या 2 से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं रहेगा, उस पर टैक्स लगेगा। तो डीम टू बी लेट आउट में एक्चुअल रेंट तो होगा नहीं, तो इसलिए एक्सपेक्टेड रेंट है जो निकालते हैं हम लोग, वही इसका जीएवी होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और म्यूनिसिपल टैक्सेस, जिस प्रॉपर्टी को लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट रखा जाता है, उस पर म्यूनिसिपल टैक्सेस पूरे साल का मिलता है। मतलब म्यूनिसिपल टैक्सेस मिलता नहीं, मतलब डिडक्शन मिलता है। आप डिडक्ट कर सकते हो अगर आपने पे किया हो, खुद ओनर ने पे किया हो और एक्चुअली पे किया हो। पेएबल नहीं होना चाहिए। अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हूँ तो मुझे मैं म्यूनिसिपल टैक्सेस भर रहा हूँ अपनी प्रॉपर्टी पे, तो मैं तो एनुअल वैल्यू नील है, इसलिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील है, माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस भी नील ही रहेगा, जीरो रहेगा। मेरा इनकम ही नील है, तो मेरे को डिडक्शन क्या मिलेगा। लेकिन लेट आउट में ऐसा नहीं है। लेट आउट आप प्रॉपर्टी कर रहे हो, भले ही पार्ट ऑफ द ईयर के लिए कर रहे हो या फुल ऑफ द ईयर के लिए कर रहे हो, या डीम टू बी लेट आउट है आपका, तो आपको पूरे साल का म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस करने को मिलेगा, डिडक्ट करने को मिलेगा। ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज कैन बी क्लेम एज अ डिडक्शन।